झारखंड के सबसे पुराना, सबसे ऐतिहासिक जिला हजारीबाग के चौपारण की धरती में जितना भी अभिभावक सब आए हैं, पीछे भी एक वीडियो जितना भी माँ मौसी आए हैं, नानी सब जितना भी हमने के युवा साथी आए हैं, सबके हम जोहार कर रहे हैं। जे हमर से आयु के बड़े हैं और फिर हम एक संग गोड़ लगा है, आशीर्वाद दे रहा, और जे हमर से छोटे लगा अपने के हमें आशीर्वाद दे। लव यू। अपन बात के आरंभ करने से पहले मैं हम धन्यवाद दिया चाहिए। भाषा में दिक्कत ना है, एक मौसी साहब भाषा बोले हिंदी से बोला ना, कारण की कोनी महिला लगा ना, एक ही तो कोटे घुरो, धनबाद घुरो, बोकारो घुरो, कांची घुरो, तो नहीं अपने घर के रहना से है सही भाषा बोला ना, ठीक है। तो हम अपनी बातों को रखने से पहले आभार प्रकट करेंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का। और ये माने हैं कि इतना आपका माइक भेजा में लिए हैं, आगे भी हम लोग अगर विधानसभा में हैं तो मीडिया का वही सम्मान रहेगा जो आज उस समय भी हम लोग परहेज नहीं करेंगे। आपके पास जितना माइक होगा हमारे कुर्ता में लगाइए, शर्ट में लगाइए, गमछा में लगाइए। पांडे जी एकदम चश्मा में अच्छा दिख रहे हैं, धूप आपके बच रही है, बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद दूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी आयोजन कमेटी हैं, अगर स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग है तो धन्यवाद दूंगा, और खैर उम्मीद है उनका सहयोग है तो मैं आभार प्रकट करता हूं। कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठाओ नौजवानों, फिर से इनकलाब आया। आज 23 सालों का झारखंड, जब इस राज्य का निर्माण किया जा रहा था, जब इस राज्य का गठन किया जा रहा था, जब इस राज्य का गठन किया जा रहा था, सन 2015 नवंबर धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के हिस्से को काटकर लगभग 40% हिस्सा, और भूभाग की बात करें तो 79,000 वर्ग किलोमीटर बिहार से काटकर एक नए झारखंड राज्य का सृजन किया गया। जब यहाँ की विधि व्यवस्था की बारी आई तो उस समय के तत्कालीन इस राज्य के प्रथम राज्यपाल माननीय श्री प्रभात कुमार प्रथम कहा था, चूंकि राज्यपाल पढ़े लिखे लोग होते हैं, मुख्यमंत्री अनपढ़ हो सकता है चलेगा, लेकिन एक राज्यपाल में पढ़ा लिखा होना होता है। उस राज्यपाल ने कहा था कि जिन साधन, जिन संसाधनों के साथ, जिन स्थितियों के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारतवर्ष का नंबर 1 राज्य होगा। आज चौपारण की जनता से, आज चौपारण की आवाम से मैं सवाल करना चाहता हूं कि जो सपना, जो अनुमान इस राज्य के पहले राज्यपाल ने लगाया था कि झारखंड राज्य शिक्षा की दृष्टि में, रोजगार की दृष्टि में, स्वास्थ्य की दृष्टि में नंबर 1 राज्य पर काबिज होगा, क्या हमारा राज्य नंबर 1 बना है? क्या हमारा राज्य नंबर 1 बना है? ये हमारा कथन नहीं है। मेरी उम्र उस समय 7-8 साल होगी, 7-8 साल भी नहीं, 6 साल, मात्र 6 साल हमारी आयु की। मेरा कथन नहीं है, ये इस राज्य के पहले राज्यपाल का कथन है कि भारत की जो मानचित्र होगा उस मानचित्र में झारखंड नंबर 1 राज्य होगा। लेकिन आज झारखंड नंबर 1 राज्य नहीं बना पाया है, अभी तो नंबर 2, 3, 4 पर है, पीछे से, आगे से नहीं। ये हमारा राज्य पीछे से, आपको शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, या फिर तकनीकी की बात करें, या फिर अन्य बुनियादी ढांचों की बात करें, ये राज्य पीछे से है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है। तो कारण क्या है? ये तो मानते हैं कि राज्य पिछड़ा है, लेकिन कारण क्या है? और पिछड़ा रहने का कारण अगर हमारे पास होता, हमारे पास सुविधाएं नहीं होती, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होते, हमारे पास साधन संसाधन नहीं होते, उसके बाद अगर हम पिछड़े राज्य की गिनती में आते तो अपनी नीति को स्वीकार करते, अपने भाग्य को कोसते, हम स्वीकार करते कि हमारे पास साधन नहीं है। लेकिन 40%, 1-2 नहीं, पूरा 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य अगर पीछे नंबर 1-2 पर है तो सवाल खड़ा करना पड़ता, हमें सोचना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है कि 40% खनिज देने वाला राज्य
वो नंबर 2 पे क्यों, वो नंबर 3 पे क्यों पीछे से? हमारे पास अगर साधन संसाधन नहीं होते तो हम नियति को दोष देते, हम अपने भाग्य को कोसते कि हमारे भाग्य में नहीं है, हमारी नियति में नहीं है, हमारी तकदीर में नहीं है। लेकिन 40% हम खनिज देते हैं। अगर हजारीबाग में कहीं कोयला मिलता है, धनबाद में कोयला मिलता है, बोकारो में बारूद मिलता है, कोडरमा में अभ्रक मिलता है, तो गिरिडीह में पत्थर का खदान मिलता है। और ऐसे में अगर राज्य में बेरोजगारी होगी, अगर ऐसे में राज्य का बल नहीं होगा तो सवाल खड़ा होगा। तो अगर आज बात किया जाए कि हमारी फैलिटी कहाँ रही, किन कारणों से हमारा राज्य फेलियर रहा, कहाँ हमसे दोष हुई, कहाँ हमसे चूक हुई, कहाँ हमसे भूल हुई। तो जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक भूल हुई, हम लोग राजनीतिक चेतना को नहीं समझ पाए, हम लोग अपने मताधिकार, हम डॉक्टर बाबा साहब 1% 1 वोट 1 वैल्यू के महत्व को नहीं समझ पाए, इसलिए आज हमारा नुकसान हुआ। यदि हमें चेतना होती, यदि हमें जागरूकता होती, यदि हम अपने मत को लेकर जागरूक होते, तो चूंकि पहले लोकसभा है, मैं लोकसभा की बात करूंगा, एक बिहार का आदमी आके यहाँ का सांसद नहीं बनता, वो तो बना ही, उसका बेटा भी सांसद बना है और अभी भाषण देता है कि जो काम हम नहीं कि मेरा बेटा करेगा, 3 पीढ़ी का ठेका लेगा। अभी जो वर्तमान में गरीब लोकसभा है ना, अभी जो वर्तमान के सांसद हैं, अभी जो वर्तमान के सांसद हैं, उनके पिताजी भी सांसद थे, बकायदा केंद्र मंत्री भी रहे, ये भी केंद्र में राज्य मंत्री रहे। अब ये कहीं जाते हैं किसी योजना में तो अपना बेटा को बगल में फोटो खिंचाते हैं, आज के डेट में थोड़ा फोटो खिंचवा लोग भी सोचता है, तो फोटो खिंचा के बोलते हैं कि जो काम हम नहीं किए मेरा बेटा पूरा करेगा। ये धिक्कार है कि नहीं? झारखंडी जनमानस के ऊपर एक सवाल है कि नहीं? क्या हम लोग जीवन भर एक भेड़ बनने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारी आने वाली पीढ़ी ये हुई पलायन करेगी? इसके लिए कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक चेतना का अभाव रहा। हम लोगों ने नेतृत्व करने का अवसर नहीं चुना, और जो लोग नेतृत्व करने के लिए गए हमने उन्हें स्वीकारा नहीं। आज हमें अपना ही बात करते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना छोड़ा नेता बना है। अच्छा एक बात बताइए, पढ़ा लिखा है, पीएचडी कर रहे हैं, नीति नियम का जानकारी रखते हैं, भारत के संविधान को लगभग 25% तो जानते हैं, कानूनों को जानते हैं, और सबसे बड़ी बात एमएलए का फुल फॉर्म जानते हैं। हमारी 81 को एमएलए जो है, हमको लगता है 70+ लोग एमएलए का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। तो बताइए हम लोग को लोग बोलता है कि लड़का लोग छोड़ा लोग नेता बनता है, तो हम अपने लोगों से सवाल करते हैं जो बकायदा हमारे संजय दानविया को गिनाया कि भागलपुर के से आए हुए गोड्डा के सांसद माननीय श्री किसीकांत दुबे को आपने स्वीकार कर लिया, बिहार के किसी जिले से चलकर आए जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा को आपने स्वीकार कर लिया, आपने बिहार के सुनील सिंह जी को स्वीकार कर लिया, आपने बीडी राम को स्वीकार कर लिया, आपने हरियाणा राजस्थान के संजय सेठ को स्वीकार कर लिया, आपने कर लिया बक्सर के राज सिन्हा को स्वीकार कर लिया, सूर्य गया के अकेला जी को स्वीकार कर लिया। लेकिन झारखंड की गली का कोई बेटा आया है जो आज दिल्ली को, अरे दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र माया नगरी को थरथरा के आया, स्वीकार नहीं किया। क्या कसूर है हमारा बताइए? आप बिहार गोड्डा के सांसद को बिहारी को स्वीकार कर लिए, हरियाणा को स्वीकार कर लिए, यूपी वाला को स्वीकार कर लिए, कांके का विधायक है आपका राजस्थान का, अरे आप गोटे इंडिया वाला को अपने झारखंड में स्वीकार कर लिए, और इसी झारखंड का 12 की मिट्टी में पलने वाला एक बेटा खड़ा हुआ है, आप लोग बोले छोड़ा नेता को, बड़े तरह की दिक्कत हो, बड़े तरह की दिक्कत हो। सूरज दानी अपने गीत में बोला बना लो नेता को, की दिक्कत हो भाई? जो लोग नीति नहीं लिख पाएगा हम लोग नेता बना है। मैं आज यहाँ आवाम के बीच कहूंगा, मैं बकायदा मीडिया बंधु मैं आपके सामने कहूंगा, हमारे पास 81 विधायक, 14 सांसद, 6 राज्यसभा सांसद हैं। अगर वे लोग नीति 2 अक्षर में आता है, अगर नीति को शुद्ध लिख देंगे तो हम कल ही वापस ले लेंगे आंदोलन को, हम लोग किसी प्रकार की राजनीति में। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर 100%, मैं बार बार कहता हूँ कुछ लोग ईमानदार होंगे, कुछ लोग पढ़े लिखे भी होंगे, इसलिए मीडिया में मेरी बातों को नेगेटिव ना चलाए, मैं 100% की बात कर रहा हूँ। अगर झारखंड में जो हमारे 81 एमएलए हैं, 20 सांसद हैं,
आसान है क्या? नौ में हंसी होगा कि तो में दुर्गी होगा? सुरती लेख में 2 बार गलती की तो तीसरा बार नीति लिखे थे। सुरती लेख समझते हैं ना? हाँ, बचपन में हिंदी में हम लोग को सुरती लेख का चेक होता था और अंग्रेजी में स्पेलिंग बेस। तो सुरती लेख में नीति को हम भी 2 बार कि हंसी किसमें होगा, दुर्गी किसमें होगा। तो तीसरा बार में नीति को सही लिखे हैं, इसलिए आज भी पढ़े लिखे हैं, इसीलिए चुनौती दे रहे हैं। हमारे पास 101 एमपी एमएलए हैं, अगर वो केवल नीति को लिख देंगे, हम लोग वचन देते हैं पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अब आप बताइए कि जो लोग नीति नहीं लिख पाते हैं वे लोग नेता बन के बैठे हैं। आप इसी भीड़ में पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ग्रेजुएट किया है, कोई मास्टर्स किया है, कोई एलएलबी किया हुआ है, कोई पीएचडी किया हुआ है। इसी मंच में जितने लोग हैं मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम तो ग्रेजुएट किए हुए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र से। अब ये लोग अगर उम्मीद लगाएंगे कि जो शख्स नीति नहीं लिख पाता है वो हमारे राज्य का कर्णधार बनेगा, वो हमारे राज्य का जीर्णोद्धार करेगा, वो हमारे राज्य का उद्धार करेगा, हम गलत फहमी में हैं। इसलिए आज आप ये कोई मजाक नहीं है। एक तोपचाची प्रखंड छोटा सा गांव है मेरा, मिट्टी का घर है मेरा, लेकिन आज हमारे राज्य में चर्चा का विषय है तो कहीं ना कहीं नियति का संदेश है, कहीं ना कहीं उस शक्ति का संदेश है जिसे आप कोई ईश्वर के रूप में मानता है, कोई अल्लाह के रूप में, कोई रब के रूप में, कोई प्रकृति के रूप में, जिस रूप में आप मानते हैं, कहीं ना कहीं उसका संदेश है कि एक साधारण सा लड़का आज चौपारण की धरती में मंच के बीच खड़ा है, जहां अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाए इतनी संख्या में लोग नहीं जुटेंगे। यानी ये नियति की मांग है मेरे साथियों। क्योंकि आज मैं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र गया था, मैंने वहां लोगों से बकायदा पूछा कि आप कहाँ से हैं और क्या क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं। बकायदा हम लोग उनके साथ रहे, जहां रहते हैं हम लोग वहां तक गए। उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हम बरकट्ठा प्रखंड से हैं, हम कोडरमा से हैं, हम राजदरबार से हैं, हम बिरनी से हैं, हम बगोदर से हैं, हम डुमरी से हैं, हम बिशुनगढ़ से हैं, हम गोमिया से हैं, नवाड़ी से। मैक्सिमम लोग यानी है आसपास का क्षेत्र, बरही, चौपारण, बरकट्ठा, कोडरमा, राजदरबार, यही आसपास का क्षेत्र। मैक्सिमम जो प्रवासी मजदूर थे, महाराज की सभा आपने देखा होगा, आपने नहीं पूरे भारत में देखा, और पेट में दर्द शुरू हुआ है तो आपने भी वीडियो के माध्यम से देखा होगा। मैक्सिमम लोग हमारे इसी क्षेत्र के थे। उत्तरी छोटा नागपुर का जो हिस्सा है, तारासाहेब और झूला पहाड़ के ईश्वर का हिस्सा जो है, मैक्सिमम लोग इसी क्षेत्र के थे। हमने उनसे ये भी पूछा कि आप क्या करते हैं। मैक्सिमम लोगों ने कहा लोग ड्राइविंग करते हैं। मैक्सिमम यदि मैं 100 लोगों से मिला तो उसमें लगभग 40 to 50% लोग ड्राइविंग करते थे। अब एक बात है, यदि ड्राइविंग भी करना था, मैंने ये नहीं कहा कि हम अगर ड्राइवर हैं तो हमको इंजीनियर वाला स्केल दे दीजिए या फिर हमको डॉक्टर वाला कैंची दीजिए और गुर्दा के जगह हम किडनी का इलाज करेंगे, मैंने ये नहीं कहा। और आज भी हम लोग फेंका फेंकी वाला बात नहीं करेंगे। यदि हमारे भाई जो बरकट्ठा से चलकर महाराष्ट्र गए हैं, जो बरही चौपारण से चल के महाराष्ट्र गए हैं, जो कोडरमा से चलकर, चनवारा से चलकर, बिशुनगढ़ बगोदर से चलकर महाराष्ट्र गए हैं, और वे यदि वहां ड्राइविंग का ही काम करेंगे तो भाई ठीक है, वो ड्राइविंग ही करेंगे। जो ड्राइविंग का सेक्टर होता है, सड़क परिवहन मंत्री हमारे यहाँ कोल्हान से है, सड़क परिवहन मंत्री। झारखंड में इतनी लंबी लंबी सड़कें हैं, ये बरही से लेकर बहरागोड़ा है, एक आपका बरही से लेकर सीधे बिरसा तक है ना। यानी हमारे यहाँ भी लगभग 1,00,000 किलोमीटर के आसपास सड़कें हैं। तो यदि हमारे भाई जो प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर गए हैं, जिनकी नियति में प्रवासी बनना है, और वे अगर ड्राइविंग से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे तो झारखंड की सड़कों पर व्यवस्था किया जाए, झारखंड की सड़कों पर व्यवस्था किया जाए, झारखंड की सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किया जाए। क्या ये हम कोई पहाड़ काटने की बात कर रहे हैं, या फिर क्या हम कोई जादुई छड़ी घुमाने की बात कर रहे हैं? क्या संभव है ना संभव? क्या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जो आज अगर लाखों हमारे लोग प्रवासी मजदूर के रूप में महाराष्ट्र में टेम्पो चलाते हैं,
मिलेगी तो शख्स कहाँ लगे। उसके बाद एक सेक्टर से मिला हुआ माइनिंग का काम करता है। 10 बाय 10 का कमरा था और कमरे का तापमान इतना था कि आप अगर सूरज के सामने खड़े हो जाएंगे जून महीना में तो सूरज की रोशनी का ताप आपको उतना गर्मी नहीं दे सकता है जितना उस कमरे का ताप था। उन लोगों ने कहा हम लोग माइनिंग का काम करते हैं। हमने कहा ठीक है, आप माइनिंग का काम करते हैं तो माइनिंग तो हमारे भी होती है। कोयला की माइनिंग होती है, पत्थर की माइनिंग होती है, अब्रक की माइनिंग होती है, यूरेनियम की माइनिंग होती है और भी बहुत सारे पदार्थ और बहुत सारे तत्व है जिसकी माइनिंग होती है। यदि माइनिंग ही करना है तो 2000 किलोमीटर दूर जाके महाराष्ट्र में क्यों, झारखंड में क्यों, झारखंड में क्यों माइनिंग ये हमको करना था तो झारखंड में हमको अवसर मिलना चाहिए, हमको झारखंड में अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। क्या यह कोई हवाई बात है? संभव है, एक नियम बनाना है, सारा संभव है। आज अगर माइनिंग की बात किया जाए तो भारी संख्या में कोयला का माइनिंग होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेघालय की बात करें, मिजोरम की बात करें तो वहाँ क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से माइनिंग होती है, यानी जैसे को राइट मिलता है। तो भाई अगर हम माइनिंग की बात करेंगे, अगर हम मजदूरों की बात करेंगे, नीति नियम की बात करेंगे तो उसके लिए भले हम माइक में भाषण के रूप में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात की गरिमा, हमारे बात का महत्व तब होगा जब दिल्ली में हमारे इन्हीं बातों को हम कोई अपना बात नहीं कहेंगे, हम इन्हीं बातों को रखेंगे, इन्हीं बातों को तर्क से प्रस्तुत करेंगे, हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन जब सदन के भीतर चर्चा करेंगे उसकी गरिमा हम इन्हीं बातों को रखेंगे, प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे कि भाई जब बाकी राज्य में जहां आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है वहां से रैयत के माध्यम से कोई लगाकरण होता है या फिर वहां बेहतर पुनर्वास की नीति है तो झारखंड में क्यों? हम इन्हीं बातों को दोहराएंगे क्योंकि जब तक सदन में आपका चर्चा नहीं होगा, जब तक देश के सबसे बड़े पंचायत में आपका चर्चा नहीं होगा, तब तक आप अपनी उन्नति की नहीं सोच सकते हैं, आप अपने विकास की नहीं सोच सकते हैं। और आज 23 सालों में झारखंड इतना जागरूक हुआ है कि 2024 में जब नौजवान दिल्ली में दस्तक देंगे हम ये तो पहले रखेंगे कि हम 40% खरीद देते हैं, हमको 40 मिनट का मीटिंग झारखंड पे चाहिए। 40 हमको जगह नहीं चाहिए, 40 मिनट का मीटिंग चाहिए, झारखंड के विषय में करियर चाहिए। 40% हम परिश्रम बढ़ा देते हैं। हमारी बिजली कलकत्ता से लेकर बांग्लादेश तक आती है, हमारा कोयला पूरा देश से चूल्हा जमता है और आज हम राज्य का निगाह मांगता है, इसमें कोई गुनाह नहीं। क्या कोई गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है। आप राष्ट्रवाद के नाम पर क्षेत्रवाद का गला नहीं घोट सकते। आज राष्ट्रवाद का एक मुहिम चलता है, हमने कभी नहीं कहा कि हम राष्ट्रवादी नहीं है, सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई है तो झारखंडी है। हमने लगभग 25 लाख एकड़ भूमि राष्ट्र के निर्माण के लिए दिया, इसलिए ये फॉर्म हमें ना दिखाए। ये आप राष्ट्रवाद के नाम पर हमें गर्त में नहीं ले जा सकते हैं, ये राष्ट्रवाद के नाम पर हमें नक्सलवाद पर नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपको राष्ट्र की चिंता है हमारे इतिहास को खंगालिए, झारखंड के इतिहास को खंगालिए। सबसे ज्यादा अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट अगर किसी राज्य में कहीं उद्घाटन किया है तो मुझे लगता है झारखंड में किया। पंचायत बैंक का उद्घाटन नेहरू जी ने किया है, सिंदरी कारखाना का उद्घाटन नेहरू जी ने किया है। ऐसे दर्जनों योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन खुद पंडित नेहरू ने किया, केलैया डैम में पंडित नेहरू ने किया है। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए कोई आप राष्ट्रवाद के नाम पे राष्ट्रवाद का डर दिखा के आप क्षेत्रवाद को खत्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप राष्ट्रवाद और अगर आप भारत पे डिबेट करना चाहते हैं तो मैंने एक ही दिन कहा है, पूरे भारत के चेहरे के सामने हम डिबेट करने के लिए तैयार है। कोई भी आप एक नक्शा दिखाइए भारत का जिसमें एक शासक होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। आज आपके पास लिखित भारत का जितना बड़ा इतिहास है, आपके पास लिखित भारत का जितना बड़ा इतिहास है, जितना बड़ा नक्शा है, कभी भी भारत एग्जिस्ट पूरा नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। आप अगर भारत के सबसे कालजयी सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक की बात करें, जिनके समय में लगभग हमारे पास 60 लाख वर्ग किलोमीटर था, आज 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो आपको जानकारी होना चाहिए दक्षिण भारत में प्रभुत्व नहीं था। दक्षिण भारत में आपका नक्शा है तो दिखाइए, दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर भारत में अशोक के भी समाज
इसलिए भावनाओं में बहने का कोई वक्त नहीं है। ये वक्त है अपने अधिकार का, ये वक्त है अपनी आवाज को बुलंद करने का। आप किसी कालखंड की बात कीजिए, मौर्य काल की बात कीजिए, आप गुप्त काल की बात कीजिए, किसी राजवंश की बात कीजिए, मुगल काल की बात कीजिए, अंग्रेज काल की बात कीजिए, अंग्रेजों ने भी 1 सेंटीमीटर कहा नहीं छूटा है, लेकिन अंग्रेजों से भी छूटा है। इस भारत की भूमि पर कोई एक शासक नहीं हुआ है कभी। इसी भारत और इंडिया के नाम पर भावना मत होइए। हम इंडिया का भी सम्मान करते हैं, भारत का भी करते हैं, लेकिन झारखंडी से समझौता नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने भी 1 इंच ही छोड़ा है, लेकिन छोड़ा है कहां छोड़ा है? गोवा छोड़ा है, पंडुचेरी भी छोड़ा है। क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद गोवा और पंडुचेरी आजाद हुए 1954 और 1961 में। आपकी जानकारी के लिए बताता है। तो इसलिए हम भारत का सम्मान करते हैं, लेकिन आप आर्थिकता के आधार पर झारखंड को खत्म करना चाहते हैं, उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसलिए आज हम महाराष्ट्र में वहां के लोगों से भी चर्चाएं हुई। वहां भी एक बहुत बड़ा हवाई पट्टी बनने वाला है, लगभग 10 किलोमीटर तक का जमीन गया है। मैं 2-4 लोगों से मिला, क्योंकि बाकी जो भी झारखंड के नेता जाते हैं भाई, वो तो मौज मस्ती के लिए जाते हैं, हम लोग कुछ सीखने गए थे। उनसे मैंने मिला, पूछा जाके यहाँ क्या पॉलिसी है? बोला कि जमीन लिया गया, बगल में देखिए वहां घर दिया गया है, अपार्टमेंट बनाया गया है, वहां को कमरा मिल जाएगा, यहाँ जो भी नौकरी मिलेगी हम लोग को मिलेगा। मैं ये महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ। वहां लगभग 10 किलोमीटर का एरोप्लेन जहां चलता है, हवाई जहाज एयरपोर्ट, लगभग 10 किलोमीटर। मैं वहां के 2-4 लोगों से मिला, मैंने उनसे चर्चा किया कि आपके यहाँ इतनी भारी संख्या में जमीन लिया गया है, तो क्या पॉलिसी है? बोला कुछ नहीं, जमीन लिया गया है विकास के नाम पे, हम लोग को बगल में अपार्टमेंट दिया गया है। आप बताइए कि झारखंड में ऐसी पॉलिसी है? नहीं। क्या हमारे झारखंड में ऐसी पॉलिसी है? झारखंडी का राज कौन कर रहा है? हजारीबाग, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमारे हजारीबाग में पढ़ने जाते हैं। रैंक में पढ़ने वाले छात्र भी थे हमारे, वो बिल्डिंगें की हमारी है, हमारी है। तो बताइए ये हमारी लड़ाई, ये हमारे अधिकार की लड़ाई कहां गई? जब महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बिहार में बिहारी, तो झारखंड में भी झारखंडी बोले, तो क्या किसी के पेट में दर्द होना चाहिए? नहीं, दर्द होना चाहिए। तो आज यही ये लड़ाई है। आज भी हमारे लोग नहीं जानते हैं। यदि आज हमारे लोग नहीं समझते हैं, तो आने वाले 20-22 सालों में झारखंड एक खंडहर के रूप में तब्दील हो जाएगा। आज अगर नौकरियों की बात करें, तो हमारी नौकरियों को यूपी, बिहार, बंगाल, एमपी को बेचा जा रहा है। कल ही आप देखिएगा, 2-3 दिन से सोशल मीडिया में कटिंग, एक पेपर, एक कागज का टुकड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें चतरा के किसी शिक्षा विभाग के नौकरियों का जिक्र है, जिसमें 6 का जिक्र है, 1 और 5 उत्तर प्रदेश का है। इसी दिन के लिए जानकर पढ़ा यह इंडिया और भारत के नाम में, भाई भाई के नाम में हमारे हिस्से की रोटी को अगर कोई छीन के खाएगा, तो क्या हम चुपचाप रहेंगे? कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले यहाँ 3600 टीचर की बहाली को कंप्लीट किया गया, जिसमें आपने बताते हैं बकायदा मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि 1200 लोग गए झारखंडी। बताइए, इतनी भारी संख्या में अगर हमारी नौकरियों को बेचा जाएगा, हमारी नौकरियों को लुटा जाएगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? क्या हम इसी तरह अपना झोला उठा के, अपना बोरिया बिस्तर समेट कर, अपने बच्चों को अपनी गोद में दबाकर, अपनी पत्नी को साथ लेकर गुजरात महाराष्ट्र चले जाएंगे? क्या हमारी हैसियत होगी कि हमने हटे चाहा कि हमने के राज में खनिज संपदा, ये राज्य में अपना नौकरी चाकरी, ये ज्यादा, ये टोल टैक्स, ये अभ्रक नगरी, ये अपना सिस्टम, अपना संसाधन, और हमने बेरोजगार में लेके अपन देवियों के संगे लेके कि प्रदेश कि हमने हटे चाहा कि हमने प्रवास के दर्द झेल, कि हमने हटे चाहा है ना। हम कभी बोलिए कि दुनिया में 2 प्रकार के दर्द बहुत कष्टकारी है, एक प्रसव के पीड़ा, एक प्रवास
लेकिन हमारे जन्म के 2 घंटा बाद, 4 घंटा बाद, 6 घंटा बाद हमारे माई के प्रताप के पीड़ा से मुक्ति मिल गया है। लेकिन आज भी 20 साल बाद, 25 साल बाद झारखंडी के प्रवास के पीड़ा से मुक्ति आई है। छोटे छोटे बच्चा के लेके बूढ़ी मैया घर में है और आंख में रोशनी न है, बप्पा के कमर में जान न है, लाठी के सहारे चल रहा है और मजबूरी में कर्नाटक में है। आज की समस्या के समाधान है पॉलिसी नहीं बनेगा, पॉलिसी नहीं बने के कारण, नीति नहीं बने के कारण, जिस दिन नीति हमने के नेता सबकी नीति ठीक बन जाए, जनता की नियत ठीक बन जाए, इस राज झारखंड राज बहुत खुशहाल है। बिल्कुल सही बात वाले, हमने जब महाराष्ट्र के लिए तो 7 दिन में 3 प्रवासी मजदूर यहाँ आए, वापस आए 3 जान गंवाएंगे, अपन जान गंवाए के 3 प्रवासी मजदूर वापस आए। उन्हें महाराष्ट्र में हम मराठी सबसे बैठ लिए, तो पढ़ल लिखल लगले, 2-4 अधिकारी भी लगले, ओखनी से हटे चर्चा करिए कि आपके बगल में नागपुर में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, बताइए कितना कोयला का दुर्घटना हुआ है जिसमें लोगों का जान गया। बोला हम लोग को याद नहीं है। हम बोले हम 1 सप्ताह पहले 3 महिला दब के मर गई, हम मुआवजा दिलाता है। बोला ऐसा होगा झारखंड में, यानी हमारे दर्द को कोई जानता भी नहीं है। वहां भी कोयला का काम होता है, पूछे क्या ऐसी घटना घटी है जो आपको याद है कि लोग प्रधान में दब के मर गए हैं, या पत्थर उनके ऊपर गिर गया, या कोयला में आग लगा मर गए? ना, पूरा सेफ्टी से काम होता है, पूरा नियम से काम होता है, गाइडलाइन फॉलो करते हुए काम होता है। हम सीधे बोले 1975 में 375 आदमी कोयला के खदान के नीचे मरा, 1965 में 268 आदमी कोयला के खदान के नीचे दब के मरा है, 2006 में 50 आदमी एक ही टाइम में कोयला के खदान के नीचे दब के मरा। उन्होंने माथा में हाथ ले लिया। मराठी जो दोनों से बात कर रहे थे उन लोग सर में हाथ लिया कि इतना अत्याचार झारखंड होता है, इतना अन्याय होता है। हम बोले हाँ, इससे भी ज्यादा अन्याय होता है। तो बोला आप लोग का लीडर क्या करता है? हम बोले लीडर का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, लीडर का स्पेलिंग नहीं मालूम, यानी अपनी दर्द और पीड़ा को कोई नहीं जानता है। लीडर चौपारण का पीड़ा चौपारण नहीं खत्म है, बगोदर का दर्द बगोदर नहीं खत्म है। इसीलिए पहला प्रयास हम बार बार बोलते हैं कि हम लोग भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं, हम लोग राजनीतिक बदलाव करने पर विश्वास रखते हैं, हम सदन में जाकर अपनी बात रखने में विश्वास करते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन यदि सफल नहीं होते हैं तो हम लोग नेता बनने नहीं आए हैं, चुना का पहाड़ खाली है, छोड़ेंगे, सबका हिसाब करेंगे। इन 23 सालों के झारखंड में जितना लूट बचा है सबका हिसाब दिया जाएगा। आज हमारे वक्ता बोल रहे थे कि बीडीओ सीओ मोटे संघ के नाम में पैसा लेते हैं, कि आप लोग भी इस बात सीओ बीडीओ में बहुत सारे झारखंड के लोग बहाल होके आए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, आपको लगता है ये प्रखंड कार्यालय है क्या? एकदम सीधा सीधा खड़ा कर दी है। मैंने फुटबॉल का किक की दूरी में प्रखंड कार्यालय है। हो सके बीडीओ साहब नहीं होंगे, उनके कर्मचारी लोग होंगे। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे कोई युद्ध करने नहीं आए, आपकी कुर्सी लेने नहीं आए हैं। ऐसे हम लोग वीडियो की कुर्सी में इंटरेस्ट नहीं है, हमारे तो दिल्ली का तमन्ना। तो मैं वीडियो साहब आपसे हमने रिक्वेस्ट करना, बेटी खोल के आप भी सुन सकते हैं। आपसे युद्ध करने नहीं आए, आपको संदेश देने आए हैं। संडे है, अरे कोई ना, संडे में कोई ना कोई होगा तो होगा, आपका सभा होगा। अरे ये आवाज आपका बाजार में बोल रहा है तो वीडियो तो माननीय वीडियो महोदय, मैं इंक्लूडिंग सीओ को भी करते हैं, हमें चौपारण क्षेत्र के माननीय वीडियो, माननीय सीओ, पहले आपका सम्मान
यहाँ की